क्रिप्टो से हम क्या क्या खरीद सकते हैं? वेनेजुएला एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, अच्छा, रोडों पे पैसा गिरा होता है, कोई पैसा नहीं उठाता। इंडिया की कोई ऐसी कंपनी है जिसका अपना क्रिप्टो कोई करेंसी है? ये कोई पेमेंट 1-2 करोड़ की तो है नहीं, हजारों करोड़ों की है। तो ईरान हमसे रुपीस लेगा नहीं, वो क्या करेगा? और ईरान की इतनी करेंसी हमारे पास नहीं। ऑल एंड ऑल हमें वो ट्रांजैक्शन को बंद करना पड़ेगा। अब बिटकॉइन $1,00,000 है, मेरे पास है 10,000 रुपए, तो वो 10,000 रुपए में बिटकॉइन में कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ? आज गवर्नमेंट ने, यूएस की गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई आप इस $100 को खर्च नहीं कर सकते। भाइयों और बहनों, रात के 8 बजे के बाद ही करेंसी बंद हो जाएगी। रोड साइड कोई शॉप होगी वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप रिक्शा में बैठ जाओ वो भी पेटीएम यूज कर रहे हैं। तो मतलब वी डोंट नीड इट नाउ। क्या लगता है कभी क्रिप्टो का भी ऐसा टाइम आएगा? सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं, बेसिकली बातें देखिए स्टॉक मार्केट की हम करते हैं, और अभी पॉडकास्ट की सीरीज में आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं क्रिप्टोज के बारे में। क्रिप्टोज एक ऐसा नाम जो सुन के बहुत एक्साइटमेंट भी होती है और कभी कभी बहुत डर भी लगता है। कभी किसी को, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कुछ चीज़ें पता हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत कुछ पता है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कुछ पता ही नहीं। तो ये ऐसा होता है ना कि जैसे एक भूत है जिसके बारे में किसी ने सुना, किसी ने देखा, किसने नहीं देखा। तो फिलहाल आज एक्चुअल में हमारे साथ हैं यश गुप्ता जी, जिन्होंने, मतलब नाम तो ऐसा है, सबसे पहला जो सवाल आता है ना कि भाई पैसा तो चलो इन्वेस्ट कर दूंगा जी, वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, 100% मिलेगा। ऐसी मतलब वो भी एक फाइनेंशियल एसेट है। एंड पहले अगर आज से 7-8 साल पहले कहते तो लोगों के मन में डाउट होना चाहिए था, क्योंकि आज भी एक हमारा ह्यूमन नेचर है, पर्टिकुलरली जो हम इंडियन लोग हैं ना, देसी लोगों का एक ह्यूमन नेचर है कि मेरे को वही चीज़ समझ आती है जो मैं फील कर सकता हूँ। हाँ। तो आज से 5-7 साल पहले ये क्वेश्चन हो सकता था, बट आज के टाइम पे नहीं होना चाहिए, बिकॉज नाउ क्रिप्टो, मेजरली बिटकॉइन, इथेरियम, जिनसे हम क्रिप्टो करेंसीज को जानते हैं, सो क्रिप्टो करेंसीज टू बिग टू फेल नाउ, क्योंकि वो इतना बड़ा बन चुका है कि अब वो फेल नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का फेलियर नहीं होगा, ये पूरे वर्ल्ड का फेलियर हो जाएगा। सो नाउ क्रिप्टो इज टू बिग टू फेल। तो पूरा वर्ल्ड इसको सस्टेन कराने के लिए खड़ा हुआ है। सो ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा कोई रिस्क है। रिस्क तो देखो हर एक चीज में होता ही है, स्टॉक मार्केट में भी रिस्क है, हर एक चीज में रिस्क है। प्योर रिस्क अगर हमें चाहिए कि कोई लेना ही नहीं है, हमने सिर्फ हमें रिवॉर्ड ही मिलना चाहिए, तो उसके लिए दूसरे एसेट्स एग्जिस्ट करते हैं। बट अगर आप किसी भी इस तरीके के एसेट में एंटर करते हो, आपको नॉलेज है, तो आप रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा, बट रिस्क तो हर ही एसेट में। तो आपकी एंट्री कैसे हो गई क्रिप्टो में? आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आए और क्रिप्टो तक कैसे पहुंच गए? सो आई स्टार्टेड एज अ इक्विटी ट्रेडर। मैंने स्टॉक मार्केट से शुरू किया था। मेजरली जो इंडियंस की सोच होती है, क्योंकि हम बचपन से ये सारी कंपनीज अपने आसपास देखते हैं। मैंने बचपन से मुकेश अंबानी का नाम सुना है, रिलायंस सुना है, HDFC बैंक देखा है, SBI बैंक देखा है, तो ये नाम बड़े फेमिलियर है मेरे को। तो विदाउट इवन स्टडिंग आई थिंक कि मेरे को इन कंपनीज के बारे में कुछ पता है। तो इस वजह से जब कोई भी शुरू करना चाहता है ना, उसको बड़ा फेमिलियर सा फील होता है। वो तो ऐसा लगता है ना कि जैसे अमिताभ बच्चन हमारे घर के ही हैं, तो धीरू भाई अंबानी हमारे घर के ही हैं, रतन टाटा साहब हमारे घर के ही हैं, तो ऐसा लगता है, हमको फील होता है। तो वो स्टॉक मार्केट से एक ऐसा कनेक्ट है, एक ऐसा इमोशन होता है किसी बंदे का कि वो शुरू ही वहां से करता है। तो मैंने भी वहां से शुरू किया, एंड लाइक एवरीवन एक लॉस जर्नी रही, एक स्ट्रीक रही, फिर सीखने की एक जर्नी रही, स्ट्रगलिंग पीरियड रहा। उसके बाद फिर स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे थोड़ा सा पैसा बनना शुरू हुआ। एक बात मेरे को वहाँ पर लगनी शुरू हो गई कि मेरी वहाँ पे एक लिमिटेशन आनी शुरू हो गई, एक सैचुरेशन आनी शुरू हो गई। मैं ऐसा मानता हूँ, आपका भी इस पे कोई व्यू होगा अपना, कि एक ट्रेडर की एक सैचुरेशन होती है। वो सैचुरेशन जब हिट कर जाता है, उसका हो सकता है पोर्टफोलियो बड़ा हो गया है, बट उसकी अर्निंग नहीं बढ़ी। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए कैपिटल है, तो मैं रिस्क 100% भी ले सकता हूँ। इस वजह से मेरा रिवॉर्ड ज्यादा होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। बट वही कैपिटल अगर 50 लाख चली जाती है, 1 करोड़ चली जाती है, तो मेरा जो रिस्क कैपिटाइट है वो कम होता रह जाएगा, और इस वजह से जो मेरा रिटर्न है, जो रिवॉर्ड है, वो भी कम होता जाएगा। और एक बारी मैं एक ऐसी कैपिटल हिट करूंगा कि जहां पे मेरे को लगेगा यार कि अब मैं ग्रो नहीं कर रहा, तो देयर वी नीड टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। एंड इसी तरीके से 2018 में आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि उस टाइम पे बिटकॉइन में एक बहुत अच्छी रैली आई थी। बिटकॉइन वेंट टुवर्ड्स $18,000। तो मैंने सोचा कि इस मार्केट के बारे में मैं स्टडी करता हूँ। देन आई सॉ कि इस मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब जैसे लोगों को लगता है यार क्रिप्टो रिस्की है, रिस्की वो इस वजह से लगता है
क्योंकि उसमें मूवमेंट ज़्यादा होती है। अब रिस्की हमारे लिए ना ये अनसर्टेनिटी जो है, एक रिस्क वर्ड जो है, हम इसको हमेशा नेगेटिव साइड पर ही लेकर चलते हैं। बिल्कुल, रिस्क तो पॉजिटिव साइड भी होता है। दोनों होता है, positive मैं और रिस्क negative ज्यादा लूंगा, मेरा रिवॉर्ड ज्यादा होगा। बिल्कुल। तो मैं उस तरीके से उसको लेकर चल रहा था। एंड मैंने जब क्रिप्टो के बारे में पढ़ना शुरू किया, मैंने ये देखा कि $100 मैंने अगर क्रिप्टो में डाले और वहीं पर मतलब जो लगभग आज की डेट में 8500 रुपीज 8500 रुपये हुए, और अगर मैं वहीं पर स्टॉक मार्केट में 50,000 रुपये डाल रहा हूँ, मेरे को रिटर्न जो है वो सेम है। तो धीरे धीरे फिर मेरा क्रिप्टो में इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ। अब क्रिप्टो जो है, स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल इन नेचर है। आपको एक शेयर जब आप खरीदते हो तो आपको साल में प्रॉफिट देता है, डिविडेंड देता है, वो प्रॉफिट है मेरा। और फिर एक कैपिटल एप्रिसिएशन होती है जब शेयर प्राइस बढ़ा। बिल्कुल सही है। बट शेयर जब तक हम बेच नहीं रहे तब तक हमने प्रॉफिट तो बुक करा नहीं, तो एक तरीके से वो मेरा प्रॉफिट नहीं है अभी। मेरा प्रॉफिट क्या है? डिविडेंड है। एक करेंसी जो है आपको कभी भी प्रॉफिट लॉस नहीं देती। जब मैं डॉलर खरीदता हूँ तो क्या वो मेरे को कोई डिविडेंड देता है? नहीं। डॉलर जो है वो एक दूसरी करेंसी के अगेंस्ट स्ट्रांग या वीक होता है। बिल्कुल सही है। या तो वो रुपीस के अगेंस्ट स्ट्रांग हो रहा था, उसका प्राइस बढ़ता जा रहा बिल्कुल सही है। तो मतलब उसके अगेंस्ट दूसरी करेंसी वीक हो रही है। तो वो दोनों करेंसी पेयर में चल रही है, और इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी है। अच्छा। बट क्रिप्टो करेंसी में आप बिटकॉइन को डॉलर के अगेंस्ट भी देखते हो, आप बिटकॉइन को रुपीस के अगेंस्ट भी देख सकते हो, आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अगेंस्ट देख सकते हो, पाउंड के अगेंस्ट देख सकते हो। उस मार्केट में जब मेरे को मूवमेंट्स दिखी तो मेरे को लगा कि यार अगर मैं ये बड़ी मूवमेंट्स हैं तो मतलब मेरा रिवॉर्ड भी बड़ा है। तो एज अ ट्रेडर, अगर आप एक हार्ड कोर ट्रेडर हो, एक एग्रेसिव ट्रेडर हो, ट्रेडर की भी अलग अलग साइकोलॉजी होती है। मेरी साइकोलॉजी उस टाइम पर ये थी कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट चाहिए मार्केट में। तो वो मूवमेंट मेरे को क्रिप्टो में दिखा। सो दैट इज व्हाई स्लोली मैंने स्टॉक मार्केट से शिफ्ट लिया टुवर्ड्स क्रिप्टो। एंड बाय 2020 फुल टाइम आई वाज ट्रेडिंग क्रिप्टो ओनली। मैंने स्टॉक मार्केट से वहां पे एग्जिट ले लिया। ओके। तो एक ट्रेडर सेचुरेट हो जाता है, लेकिन एक इन्वेस्टर कभी सेचुरेट नहीं होता है। तो इन्वेस्टर बनना चाहिए आपको। हाउएवर मतलब और थोड़ा डिटेल समझते हैं, जब क्रिप्टो की बात खुल रही है तो कौन मालिक है इसका? हु इज द ओनर? सी, क्रिप्टो बनने का रीजन क्या है? क्रिप्टो आज एग्जिस्ट क्यों करती है? डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इस वर्ड को समझते हैं। अगर आपके जेब में $100 का नोट है तो डॉलर इज अ सेंट्रलाइज्ड करेंसी। ठीक है, यूएस गवर्नमेंट ने बनाई है। उस $100 के ओनर आप हो, बट कंट्रोलर आप नहीं हो। वो यूएस गवर्नमेंट है। बिल्कुल। आज गवर्नमेंट ने, यूएस की गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई आप इस $100 को खर्च नहीं कर सकते। भाइयों और बहनों, रात के 8 बजे के बाद ही करेंसी बंद हो जाएगी। जैसे रुपीस भी एक सेंट्रलाइज करेंसी है। आप ओनर हो सकते हो बट आप कंट्रोलर नहीं हो सकते। इंडिया में $1000 का नोट बंद हुआ, $500 का नोट रिप्लेस हुआ। तो क्योंकि आप उसके ओनर नहीं हो, ओनर हो बट कंट्रोलर नहीं हो, तो आपको वो करना पड़ेगा। यू हैव टू फॉलो दैट। अब हमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखती नहीं है क्योंकि हम बहुत छोटे लोग हैं, हम इंडिविजुअल है, हमारे लिए बहुत बड़ी चीजें हैं नहीं। बट अगर आप कंट्री लेवल पे आओ, हम कभी भी लोग इंडिया में अगर इस चीज की एजुकेशन लेके वाई प्राइजेस गो अप, किसी भी चीज के, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के भी, आज सेंट्रलाइजेशन इस वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है डॉलर। डॉलर एक सेफ हेवन एसेट हम उसको कहते हैं कि वर्ल्ड में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो सारा पैसा बाहर निकाल कर डॉलर और गोल्ड में पैसा लगा देते हैं। गोल्ड की तो हमें वैल्यू समझ आती है इतनी क्यों है, प्रेशियस स्टोन है, बट डॉलर की क्यों है? डॉलर इतनी पावर लेकर बैठा हुआ है कि आज पूरे वर्ल्ड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉलर में होता है। बिल्कुल सही है। इंडिया अगर कुछ इंपोर्ट कर रहा है तो पेमेंट हम डॉलर में करेंगे, एक्सपोर्ट कर रहा है तो पेमेंट हमें डॉलर में मिलेगी, क्योंकि वो डॉलर हर एक कंट्री के बीच में एक कॉमन करेंसी है। अब इसकी भी बहुत बड़ी स्टोरी है कि वो क्यों है, बट अभी के लिए इतना समझते हैं कि वो हर एक कंट्री के बीच में कॉमन करेंसी है। तो हमारा एक्सचेंज सारा उसी में बनता है, एक ब्रिज है करेंसी एक्सचेंज का। और जितना हमारे पास डॉलर रिजर्व्स होता है एक कंट्री के पास, उतना ही वो अपनी करेंसी को प्रिंट कर सकता है। तो हर एक कंट्री में एक फाइट चलती है कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें, कि हमारे पास डॉलर ज्यादा आए, तभी हम अपनी करेंसी प्रिंट कर पाएंगे। डॉलर किसकी करेंसी है? यूएस की। इंडिया को अगर ईरान से आज क्रूड ऑयल खरीदना है, जो कि इंडिया पहले खरीदता था, इंडिया के रिलेशन अच्छे थे बट यूएस के अच्छे नहीं है, तो यूएस ने मना कर दिया कि भाई आप क्रूड ऑयल नहीं खरीद सकते। अब यूएस कौन होता है मना करने वाला? ये तो इंडिया और ईरान की डील है। यूएस ये कहेगा कि आप डॉलर में पेमेंट नहीं कर सकते, डॉलर मेरी करेंसी है, आपने खरीदना आप खरीद लो। अब ये कोई पेमेंट 1-2 करोड़ की तो है नहीं, हजारों करोड़ों की है। तो ईरान हमसे रुपीज लेगा नहीं, वो क्या करेगा? और ईरान की इतनी करेंसी हमारे पास नहीं। तो इन ऑल एंड ऑल हमें वो ट्रांजैक्शन को बंद करना पड़ेगा।
तो वो जो डॉलर की डोमिनेंस, ये मैंने एक एग्जांपल दिया इंडिया का, ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में डॉलर की डोमिनेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई है। वेनेजुएला एक ऐसी कंट्री है, कई लोगों ने उसका नाम नहीं सुना होगा, लोगों को लगता है हाईएस्ट क्रूड ऑयल के रिजर्व्स किस कंट्री के पास हैं? अच्छा, सऊदी, कतर, लोग ये कंट्रियां बोलेंगे। वेनेजुएला एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। अच्छा, रोडों पे पैसा गिरा होता है, कोई पैसा नहीं उठाता। वहाँ बोरे के नोट भर के लेके जाते हैं, शायद ब्रेड का पैकेट मिलता है। हाँ, ऐसी कुछ क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हाई महंगाई है, सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स है वर्ल्ड में उनके पास। अच्छा, उसके बाद भी इतनी गरीब कंट्री है क्योंकि यूएस ने सैंक्शन लगा दिए अच्छा, कि कोई भी इनसे ऑयल नहीं खरीदेगा। सो यूएस की जो डॉलर की पावर है ना, ये इतनी ज्यादा बढ़ती है क्योंकि दैट करेंसी सेंट्रलाइज्ड। दैट इज व्हाई अ करेंसी केम व्हिच इज डिसेंट्रलाइज्ड, व्हिच इज बिटकॉइन, जो फर्स्ट करेंसी जो आई थी। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि आप ही ओनर हो और आप ही कंट्रोलर हो। आपको कोई भी मना नहीं कर सकता कि आप इस करेंसी को यूज नहीं कर सकते। अब आप अगर यूएस में बैठे हुए हो और यूएस गवर्नमेंट ने आपको बोल दिया कि भाई आप ये $100 खर्च नहीं कर सकते, आपको मानना पड़ेगा। बट अगर वो आपको ये बोल दें कि आप ये बिटकॉइन नहीं स्पेंड कर सकते, आप खर्च नहीं कर सकते, वो इसको मना ही नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने तो बिटकॉइन बनाया ही नहीं। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि यूएस डॉलर सबसे पावरफुल है। यूएस ने अफगानिस्तान को तबाह कर दिया, ईरान को तबाह कर दिया, इराक को तबाह कर दिया, सबको तबाह कर दिया जी। तो क्या जब ऐसी करेंसीज बहुत डोमिनेंस लाने लगेंगी तो क्या यूएस उसके अगेंस्ट कुछ नहीं करेगा? क्या यूएस ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं खड़ी करेगा जिससे ये डोमिनेंस ना ला पाए? डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा सोल्यूशन है कि वो प्रॉब्लम खड़ा कर नहीं सकता चाह कर भी। मैं वही, अगर आज आप बिटकॉइन यूएस में बैठ के खर्च करना चाहते हो और यूएस गवर्नमेंट आपको मना नहीं कर सकती कि आप ये बिटकॉइन नहीं खर्च कर सकते क्योंकि बिटकॉइन उसने बनाया नहीं, तो वो उसको रोक नहीं सकता। वो आपको ये जरूर बोल सकते हैं कि आप हमारे लैंड पे बैठ के, यूएस लैंड के ऊपर बैठ के, यू कैन नॉट स्पेंड बिटकॉइन, यू कैन नॉट ट्रेड इन बिटकॉइन, बट यूएस लैंड क्योंकि वो कंट्रोल करते हैं। लेकिन अभी मजेदार बात तो ये है कि यूएस की जो नई गवर्नमेंट बनी है उसमें एक मिनिस्ट्री बनी है, डोज, और डोज एक कॉइन है, डोज के रेट्स भी भगे हैं और मिनिस्ट्री को कौन लीड कर रहा है? उस मिनिस्ट्री को लीड कर रहे हैं एलन मस्क। और एलन मस्क के डोज कॉइन भी है, उनके अपने इन्वेस्टमेंट्स उसमें अच्छे खासे। तो कहीं ना कहीं यूएस की गवर्नमेंट ही अब डोज को प्रमोट कर रही है पूरी तरीके से, और उस मिनिस्ट्री का पूरा नाम ही रख दिया डोज। देखो, लास्ट गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम उनके साथ क्या थी कि वो क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने एक चीज नहीं समझी, या वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहे कि हम क्रिप्टो करेंसी से लड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर यूएस इसको बैन भी कर देगा तो सिर्फ यूएस में ही कर पाएगा, वो यूएस से बाहर तो कर नहीं पाएगा। अब उसने आपको बोल दिया कि आप हमारे लैंड पे इसको ट्रेड नहीं कर सकते, आप यूएस से बाहर निकल जाओ, आप ट्रेड कर लो। वो अपने लैंड पे आपको ट्रेड करने से मना कर सकता है। तो यूएस अगर इसको बैन भी कर देगा तो सिर्फ यूएस ही पीछे रहेगा पूरे वर्ल्ड में, तो आज भी वो ट्रेड हो रहा है। ये गवर्नमेंट उसको समझ रही है कि हम इससे लड़ नहीं सकते, तो रादर हम इसको अडॉप्ट करके इसको बड़ा बनाएं और हम इसी के साथ एक ऐसी गेम करें कि हम इसमें ऐसी इन्वॉल्वमेंट ले कि हम इसकी डोमिनेंस दे दें मार्केट में। आज अब आज के टाइम पे यूएस में उन्होंने जब क्रिप्टो को रूल करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है, वहां पे ETF अप्रूव हुआ क्रिप्टो का, बिटकॉइन का। अच्छा, बिटकॉइन आज $25,000 से $1 लाख क्रॉस कर गया। अब इथेरियम का ETF है, फिर अब सोलाना का ETF है, ऐसे ऐसे करेंसीज के ETF आएंगे, वो अप्रूव होंगे, वो करेंसीज वहां से 2 गुना 4 गुना, ये सारे लिस्टेड हो रहे हैं वहां के स्टॉक मार्केट में। वहां के फंड हाउसेस इसको वो कर रहे हैं एज अ फंड, एज अ ETF इसको बेच रहे हैं। तो उन्होंने ऑलरेडी इसको अडॉप्ट करके अपनी डोमिनेंस बनानी शुरू कर दी है कि आज अगर यूके में या इंडिया में या चाइना में या रशिया में कोई भी डिसीजन क्रिप्टो करेंसीज को लेकर आ रहा है तो वो इम्पैक्ट नहीं दे रहा क्रिप्टो करेंसी मार्केट को। बट अगर वहीं पर यूएस में कोई डिसीजन आ रहा है तो वो इम्पैक्ट दे रहा है। तो रादर देन फाइटिंग उन्होंने एक्सेप्ट करा और अब वो उसको इतना बड़ा बना रहे हैं कि उनके बिना वो चल ही नहीं सकता। इंडियन ट्रेडर या इन्वेस्टर का क्या, अगर मैं को क्रिप्टो के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, तो मुझे अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो मैं कैसे करूं? सबसे पहले ना आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करनी है या ट्रेडिंग करनी है, दोनों का ना, जब तक एक सिंपल सी चीज़ है, जब तक आपका पैसा नहीं लगता ना तब तक आपका उस पर्टिकुलर चीज़ से यू कैन नॉट कनेक्ट योर हार्ट। सिर्फ 10,000 रुपये उठाओ और बिटकॉइन खरीद लो या इथेरियम खरीद लो या सोलाना खरीद लो, ये 3 करेंसी में से कोई भी एक करेंसी। कहाँ खरीदें?
कौन से प्लेटफॉर्म से खरीदें? इंडियन एक्सचेंजेस जैसे डेल्टा एक्सचेंज है इंडिया में, अच्छा। ऐसे एक्सचेंजेस हैं। आप सिंपली यू जस्ट ओपन योर अकाउंट, बाइनेंस यू कैन, ग्लोबल एक्सचेंज है, सो इंडियन गवर्नमेंट के साथ अलाइंड है। यू जस्ट ओपन योर अकाउंट इन दीज एक्सचेंजेस, यू जस्ट ऐड मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। आप अपने बैंक अकाउंट से यूपीआई से आप पैसा अब ऐड कर सकते हो। आप 10,000 रुपए ऐड करो और इन तीनों में से कोई भी एक करेंसी खरीद लो। अपने आप अब आप उसके बारे में नॉलेज गैदर करना शुरू कर दोगे। जब आपका पैसा लग गया ना, तो आप अपने आप, अब आज बिटकॉइन 1 लाख पे है फॉर एग्जाम्पल, हम समझते हैं कि कल किसी बंदे ने सुबह एक्सचेंज पे अकाउंट बनाया, उसने 10,000 रुपए डाले, कल बिटकॉइन सुबह था 1,02,000 पे, उसने उस पे अकाउंट बनाया, 10,000 रुपए लगा दिए। रात को 3:30 बजे कल बिटकॉइन 90,000 पे आ गया था, $12,000 नीचे गिरा। ठीक है, अब वो देखेगा यार ये मेरा पोर्टफोलियो तो एकदम से इतना नीचे आ गया, ये क्यों आया, वो समझना शुरू करेगा, वो इधर उधर न्यूज पढ़ेगा, यहीं से आपकी नॉलेज आनी शुरू हो जाएगी। लोग गलती क्या करते हैं कि 10,000 किसको लगाना चाहिए, जिसके पास 5 लाख है। बिल्कुल सही है। अब अगर मेरे पास 10,000 ही हैं, नहीं 5,000 है, 5,000 पड़ोसी से उधार लेके तो गलती ये लोग करते हैं कि जितना पैसा है ना, वो ऑल इन चले जाते हैं। मतलब वो समझते हैं कि ये एक कसीनो में हम बैठे हैं, वहां पर होता है ना ब्लफ, अगर मेरे को आपको डराना है, मेरे पास अभी पत्ते नहीं है और आप खेल रहे हो, बहुत बड़ी बेट लगा दी, और मेरे को डराना है कि भाई मैंने अपने सारे ही आपके सामने ऑल इन कर दिया आपको ब्लफ करने के लिए। और यहाँ पर क्या होता है, हम ये नहीं समझते कि एक कार्ड गेम में आप उसी से जीत सकते हो जिससे आपका दिल जानता है कि आप उससे बड़े हो। अगर मैं जानता हूं ना कि आप मेरे से बड़े हो, तो मैं आपसे कभी नहीं जीत सकता। अगर मेरे को पता है कि मैं आपको डोमिनेट कर सकता हूँ, तो मैं आपसे जीतूंगा। तो आपका लक भी साथ देगा, हर कोई साथ देगा। बिल्कुल सही है। बट अगर मेरे को मन में कहीं पर भी होगा ना यार नहीं आप मेरे से ना बड़े हो, तो मैं आपको कभी भी ब्लफ नहीं कर पाऊंगा। अब हम यहाँ पे किसके साथ ब्लफ कर रहे हैं? मार्केट के साथ। हमें वो ट्रेड नहीं करना जो हमारा मन सोच रहा है, हमें वो ट्रेड करना जो मार्केट हमें बिलीव दे रहा है। बिल्कुल। हम अपने बिलीव्स ट्रेड नहीं कर सकते, हम मार्केट को ट्रेड करते हैं, तो हम उसी के साथ ब्लफ करते हैं। मेरे पास 1 लाख रुपए ही है जेब में, मैंने पूरा ही 1 लाख लगा दिया। आपके पास फिर बचा क्या? आपके पास आपने अपने आप को एक गलती का मौका भी नहीं दिया। अभी आज मैं सुबह ये रील वगैरह चलती रहती है फेसबुक पे, तो पहले तो क्या होता था, टीवी सीरियल्स चलते थे, आजकल वो रील में ही वो छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं। तो आज सुबह मैं देख रहा था, तो किसी मूवी का या तो सीन रहा होगा या किसी सीरियल का रहा होगा, उसमें एक छोटा सा बच्चा होता है और एक उसके फादर होते हैं। तो फादर मैच देख रहे होते हैं, उनके ऊपर कोई उधार वगैरह रहा होगा, तो उस बच्चे ने कहा कि अगली बॉल पे चौका लगेगा, चौका लग जाता है। फिर बोला अगली बॉल पे छक्का लगेगा, छक्का भी लग जाता है। फिर बोलता है कि अगली बॉल पे विकेट गिरने वाला है, आप पूरा पैसा उठा के कॉल करो और डाल दो मैच में। फादर बोलते हैं ऐसा कैसे कह रहे हो? बोला उधार चुकाना है कि नहीं चुकाना है? तो उसने बोला हाँ चुकाना है। अब 2 बॉल पे उसको पूरा भरोसा रहता है, तो उसने उठा के 10 लाख रुपए डाल दिए। बोला कि मेरा घर बिक जाएगा, बेच देना, तुम नीलाम कर देना अगर मैं हार गया तो। और वो जीत जाता है। तो दैट इज काइंड ऑफ कि वो एक ब्लफ है जहां पर उसने खेला। वो तो सीरियल है, लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा होता ही नहीं है। रियल लाइफ में नहीं कर सकते, क्योंकि देखो आपको अपने आप को गलती करने का मौका तो देना पड़ेगा ना। अगर आपने आज ही अपना सारा पैसा लगा दिया, आपने अपने आप को दूसरा मौका दिया ही नहीं। आपको अपने आप को दूसरा क्या, आपको ट्रेडिंग एक ऐसी दुनिया है, लोग गैम्बल समझते हैं। गैम्बलिंग मार्केट गैम्बल नहीं है, गैम्बल हमारा दिमाग है, क्योंकि हम खेलते हैं उसके साथ। अगर आज मैं कोई बिजनेस करने जाता हूँ, मेरे पास जेब में 1 लाख रुपए हैं और मैंने सब कुछ बिजनेस में लगा दिया, मैंने अपना रोटी खाने का भी पैसा नहीं छोड़ा, तो ये तो गैम्बल है ना। तो गैम्बल ही हुआ ना, 1 महीने बाद वो बंद हो जाएगा, अगले महीने सैलरी देने के लिए पैसा नहीं आएगा। तो आपको जब आप कोई भी चीज़ शुरू करते हो ना, मतलब किसी भी आप अगर बड़े एंटरप्रेन्योर से, बिजनेसमैन से पूछोगे ना, अगर वो कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करता है, मैं ये मान के चलता हूँ चाहे आपकी जेब में 1,000 रुपये भी है ना, और आपकी सोच ऐसी है कि भाई मेरे पास 1,000 करोड़ है, और आप उस 1,000 रुपये को उस 1,000 करोड़ की तरह खर्च करो। अपने आप को छोटा मत समझो, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, वो मेरे दिमाग में है। हो सकता है कि मैं अभी किसी से बड़ा हूँगा, किसी से छोटा हूँगा, बट वो अपने दिमाग में ही हूँ। बिल्कुल। अगर मैं उस 1,000 रुपये को भी वैसा खर्च करूंगा, प्लान करूंगा कि मेरे को अगर मैं कोई भी चीज़ शुरू करने वाला हूँ, तो विदाउट अर्निंग मेरे को अपनी अगले 6 महीने की एग्जिस्टेंस बनानी है, तो मैं आज कितना पैसा डालूं। चलिए वापस आते हैं हम लोग एकदम बेसिक सवाल पे। जी, आपने बोला क्रिप्टो 1 लाख चल रही है, $1 लाख बिटकॉइन क्रॉस कर गया, बिटकॉइन $1 लाख क्रॉस कर गई है। आपने बोला मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए है, उठा के आप बिटकॉइन में पैसा लगा दो। जी।
तो जैसे इंडियन मार्केट में सपोज करिए कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर है, उसका भाव है 3,000 रुपये, जी तो हम उसका एक शेयर मिनिमम 3,000 रुपये तो मुझे लगाने पड़ेंगे। राइट। अब बिटकॉइन $1,00,000 है, मेरे पास है 10,000 रुपये, तो वो 10,000 रुपये में बिटकॉइन में कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ? $1,00,000 अगर आपके पास है तो आपके पास 10,000 रुपये, तो आपके पास क्लोज टू $100 है। अच्छा, ठीक है। तो आप उसको बिट्स इन पीसेस में खरीद सकते अच्छा, मतलब उसका पोर्शन हम हो, खरीद आप सकते उसका हैं। पोर्शन खरीद सकते हो। तो एक तरीके से बिटकॉइन एक पूरी कंपनी है और उसका कोई शेयर प्राइस नहीं है। हाँ हाँ। आप उसको कितना भी खरीद सकते हो। अच्छा। अब बिटकॉइन की सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, 21 मिलियन बिटकॉइन ही इस मार्केट में एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा। अभी आज की डेट में 20 मिलियन एग्जिस्ट करते हैं, तो मतलब 2,10,00,000। आज तो सिर्फ हम इंडिविजुअल लोग बाय कर रहे हैं। अब पिछले एक साल में कंपनीज ने बाय करना शुरू करा, फंड हाउसेज ने बाय करना शुरू करा, और आगे चल के फिर कंपनीज के बाद कंट्रीज बाय करना शुरू करेंगी। तो वो कहाँ से बाय करेंगे जब है ही सिर्फ 21 मिलियन। अच्छा। उस केस में जो डिमांड जब इंक्रीज होगी, सप्लाई लिमिटेड है, तो बिटकॉइन का प्राइस ऊपर बढ़ेगा। आज से कुछ साल पहले 2019 एंड बिटकॉइन वाज ट्रेडिंग एट $3,000। अच्छा। आई बॉट माई फर्स्ट होल बिटकॉइन एट दैट पॉइंट, ठीक है, जब वो $3,000 पे ट्रेड कर रहा था। अब उस टाइम पे वो एक बिटकॉइन था, आज वो एक बिटकॉइन $1,00,000 आ गया है। तो आज मगर लेट्स से कि किसी के पास $3,000 ही है, तो वो सिर्फ $3,000 का बिटकॉइन खरीद ले। अब वो मेरा एक बिटकॉइन $1,00,000 पे पहुंच गया और मैं उसको पार्ट्स में भी बेच सकता हूँ और कोई पार्ट्स में भी खरीद सकता हूँ। माइनिंग वगैरह भी तो होती है, Yes. सुनता हूँ मैं कि माइनिंग की जाती है, कैसा होता है, क्या होता है, मतलब So, ये बढ़ते Bitcoin भी रहते हैं mining- नंबर्स में शायद। बिटकॉइन माइनिंग का रिलेशन है ब्लॉकचेन के साथ। ठीक है। तो उसके लिए पहले हम थोड़ा सा ब्लॉकचेन को हमें समझना पड़ेगा। ब्लॉकचेन का मतलब है बिटकॉइन के साथ हम ब्लॉकचेन को लिंक करते हैं, ठीक है। बट ऐसा है नहीं। ब्लॉकचेन एक कॉन्सेप्ट है जो हमारी ट्रांजैक्शंस को ब्लॉकचेन तो वही डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। सेफ, सिक्योर एंड प्राइवेट करता है हमारी किसी भी ट्रांजैक्शन को। अब लेट्स से दैट आई एम मैसेजिंग यू ऑन व्हाट्सएप, मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हो, तो वो मेरे से एक सर्वर के पास जाएगा और सर्वर से आपके पास आएगा, तो वो सर्वर व्हाट्सएप का है। अब इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं कि लेट्स से कि आपने फोन चेंज कर लिया 1 साल बाद, ठीक है, और आपने नया फोन लिया, उसमें तब भी वो 1 साल की चैट्स हैं, वो कैसे हैं? मतलब वो आपके फोन में तो थी नहीं, हाँ। वो व्हाट्सएप में थी, तो व्हाट्सएप के एक सर्वर में थी जो व्हाट्सएप के पास एक्सेस है उसका, आपकी चैट्स का। बिल्कुल है। सिमिलरली जब आप Amazon पे ऑर्डर प्लेस करते हो या आप मेक माई ट्रिप पे जाके कोई होटल बुकिंग करना चाहते हो, और आपने मेक माई ट्रिप खोला, आपने होटल बुकिंग नहीं करी, आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज करना शुरू कर दिया, आपके पास ऐड आने शुरू हो जाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं, मेरे पास कल क्रिप्टो की ऐड आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, तो ये क्या है? क्योंकि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो आपकी प्राइवेट नहीं है। व्हेन यू प्लेस एन ऑर्डर ऑन Amazon और ऑन Domino's, तो आप अपनी उनको जो डिटेल्स देते हो वो उसको यूज करते हैं फॉर मार्केटिंग पर्पस। ये जो ट्रांजैक्शन है ये आपके डेटा को प्राइवेट नहीं रखते। ब्लॉकचेन इस डेटा को प्राइवेट बनाती है। अच्छा। वो आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करती है। और ब्लॉकचेन एक डिजिटल सर्वर है, वो फिजिकल सर्वर नहीं है, एक डिजिटल सर्वर है जो ऑपरेट होता है। अब इस सर्वर को ऑपरेट करने के लिए कोई फिक्स टीम नहीं है, इस सर्वर को कोई भी ऑपरेट कर सकता है थ्रू माइनिंग। तो लेट्स से कि मैंने आज अपना लैपटॉप खोला और मैं माइनिंग अपने लैपटॉप से शुरू कर सकता हूँ, जहाँ पर ब्लॉकचेन में जितनी भी ट्रांजैक्शंस चल रही हैं फॉर बिटकॉइन, मेरा लैपटॉप अपने आप कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके उन ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करता रहेगा। मेरे को उसके अगेंस्ट क्या मिलेगा? एवरी अप्रॉक्सीमेटली 7-8 मिनट्स एक नया ब्लॉक बनेगा बिटकॉइन का, जिसमें ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, फिर वो बंद हो रहा है, फिर नया ब्लॉक बन रहा है। तो एवरी ब्लॉक में जो मेरा लैपटॉप माइनिंग कर रहा है उसके अगेंस्ट मेरे को रिवॉर्ड में बिटकॉइन मिलेगा। अच्छा। आज से कुछ साल पहले जैसे 6.5 बिटकॉइन का एक रिवॉर्ड होता था एक ब्लॉक के अंदर। अच्छा। तो जिस डिवाइस से जितनी ज्यादा माइनिंग हो रही है उसको उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। अब अगर अब ऑब्वियसली लैपटॉप एक बहुत छोटा डिवाइस है माइनिंग करने के लिए, आपका लैपटॉप कुछ ही टाइम में खराब हो जाएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली काम करता है। तो इस वजह से माइनिंग फैसिलिटीज बनाई जाती हैं जिनमें इस तरीके से बिटकॉइन को माइन करा जाता है और ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करा जाता है। इन रिवॉर्ड न्यू बिटकॉइन मार्केट में आता है हर एक ब्लॉक के साथ, और वो इन माइनर्स को एज अ रिवॉर्ड मिलता है अकॉर्डिंग टू व्हाट दे हैव माइंड। तो वो इसी तरीके से करते करते आज क्लोज टू हम 20 मिलियन बिटकॉइन मार्केट में आ चुके हैं। अच्छा।
1 मिलियन कुछ बिटकॉइन अभी मार्केट में आने हैं। तो जैसे जैसे बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता जा रहा है तो वो रिवॉर्ड जो है वो कम होता जा रहा है। तो इसी वजह से अब ये आखिरी 2 से 2.5 मिलियन बिटकॉइन तो अभी 1.5-2 साल में आ गए, बट जो नेक्स्ट 1 मिलियन है वो हम मान के चलते हैं कि नेक्स्ट 35 to 40 ईयर्स लगा देंगे मार्केट में आने के लिए। अच्छा, राइट। तो बिटकॉइन तो एक कंपनी हो गई, ऐसी मल्टीपल बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्रिप्टोज की कंपनीज है जिनकी लोग माइनिंग कर रहे हैं और जो जिनके भाव भी बढ़ रहे हैं। हर चीज जो डिसेंट्रलाइज्ड है उसकी माइनिंग होगी, क्योंकि वो हर चीज जो ब्लॉकचेन पे ऑपरेट करती है। अब एक बेसिक सवाल है मेरा, बेसिक सवाल ये है कि जैसे सपोज करिए कि अडानी के शेयर्स हैं, अडानी में खबर आई वो शेयर्स गिर गए, या फिर अडानी के प्रॉफिट्स अच्छे चल रहे हैं तो शेयर्स के भाव बढ़ रहे हैं। यानी कि मेरे पास एक ऐसी कंपनी है मैं जिसका बैलेंस शीट रीड कर सकता हूँ, जिसके ऑर्डर्स रीड कर सकता हूँ, जिसके बारे में खबरें पढ़ सकता हूँ, खबरें जान सकता हूँ, तब जाके मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ। लेकिन क्रिप्टोज में तो ऐसी कोई पर्टिकुलर कंपनी है नहीं, तो कोई भी पर्टिकुलर क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन या कोई भी डोजकॉइन या कोई भी ऐसा कॉइन है, तो मैं उसको कैसे जज करूं कि ये आगे इसमें पोटेंशियल है या नहीं है? ठीक है, इसका मैं एक तरीका बताता हूँ सिंपल सा। आपने अगर किसी क्रिप्टो करेंसी को पढ़ना है तो आपने करना क्या है, सबसे पहले उससे समझते हैं स्टॉक मार्केट आर फाइनेंशियल इन नेचर। हाँ, आप प्रॉफिट लॉस की बात करते हो कि धंधा कितना मेरे को फायदा दे रहा है, कितना नुकसान दे रहा है, आगे की प्रोजेक्शन क्या है, पास्ट में जो प्रोजेक्शंस दी थी वो पूरी हुई नहीं हुई। ये सिंपल एनालिसिस ओवरऑल रहता है कि पीछे जो बोला था वो करा नहीं करा, प्रेजेंट सिचुएशन क्या, आगे क्या करेगा। क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट फाइनेंशियल इन नेचर, क्रिप्टो करेंसीज आर टेक्निकल इन नेचर। ये बात समझने वाली है। मतलब मैं फाइनेंशियल इन नेचर नहीं है, टेक्निकल इन नेचर है। मतलब इसके कोई फाइनेंशियल्स नहीं है, इसमें कोई सेल्स नहीं हो रही है, इसमें कोई माल बिक नहीं रहा है, कोई पैसा रिसीव नहीं हो रहा है, ये टेक्निकली माइन की जा रही है और आ रही है मार्केट में। अब एक प्रोजेक्ट समझते हैं, और मैं बहुत एक बेसिक सी चीज बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आपने पढ़ना है और किसी क्रिप्टो करेंसी को समझना है तो आपको क्या करना है। कॉइन मार्केट कैप एक वेबसाइट है, आप उस पर जाओगे, आपको मार्केट कैप के हिसाब से सारी करेंसीज वहाँ पे लिस्टेड दिख जाएंगी। डिसेंडिंग ऑर्डर में बिटकॉइन बीइंग द लार्जेस्ट करेंसी वो सबसे पहले होगी, फिर इथेरियम, ऐसे करते करते सारी करेंसी दिख जाएंगी। यू जस्ट ओपन अ करेंसी, उसमें एक अबाउट सेक्शन होगा, वहाँ पर आपने जाना है और आपने सिंपली इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना है। ये क्रिप्टो जो है उसका बैकग्राउंड फाइनेंस नहीं है, टेक्नोलॉजी है। अब वो टेक्नोलॉजी है, इस वजह से हर किसी का बैकग्राउंड, मेरा बैकग्राउंड जैसे फाइनेंस रहा है, मैंने अपनी लाइफ में 8-10 साल फाइनेंस पढ़ा है, मैंने टेक्नोलॉजी के बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, तो मेरे को क्या करना है, सिर्फ सिंपल इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट समझते हैं, XRP एक प्रोजेक्ट है जो कि अभी रिसेंटली 50 सेंट्स का था और अप्रोक्सीमेटली $3 टच कर गया विद इन लास्ट 15-20 डेज। अच्छा, 50 सेंट से $3 सिर्फ 15 दिन के अंदर। कैसे करा? तो XRP एक सिंपल प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, उसका नाम है रिपल, और एक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी भी है रिपल। हाँ, और ये प्रोजेक्ट लास्ट 4 साल से इसका प्राइस नहीं बढ़ रहा था। क्यों नहीं बढ़ रहा था? क्योंकि यूएस की एजेंसी ने, SEC ने इसके ऊपर एक केस फाइल करा हुआ था जो कि एक फॉल्स केस था, बस इसको रोकने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो डायरेक्टली बैंक्स को चैलेंज करता है। प्रोजेक्ट क्या है? XRP अपनी एक ऐसी ब्लॉकचेन रन करता है, एक ऐसा प्रोजेक्ट रन करता है जिससे आप वर्ल्ड में कहीं पर भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। अब आज अगर आपको इंडिया से बैठ के यूएस में पैसा ट्रांसफर करना, उसका प्रोसेस क्या है? आपने अपने बैंक से आपने एक्सचेंज रेट मेनली पे करना पड़ेगा, आपने फॉरेक्स चार्जेस लिए, आपने ट्रांसफर कर दिया। बैक एंड पे क्या चलता है? आपका अकाउंट लेट्स से HDFC बैंक में है, बट यूएस के बैंक से SBI डील करता है, तो बैक एंड पे HDFC SBI को पैसा भेजेगा, SBI फिर यूएस के उस बैंक को पैसा भेजेगा जो इंडिया के बैंक से डील करता है, और फिर फाइनली वो रिसीवर के अकाउंट में जाएगा। आपने यहाँ पे चार्जेस पे करे और जब रिसीवर के अकाउंट में पैसा पहुंचेगा वो भी चार्जेस पे करेगा। 24 से 48 घंटे का प्रोसेस है। XRP इस प्रोसेस को पूरा करता है 3 सेकंड में। अच्छा, 3 सेकंड के अंदर पूरा करेगा, और अगर आप 1 करोड़ रुपए भेज रहे हो वो आपसे 10 रुपए लेगा। अच्छा, तो ये XRP है। वो उसने अपनी ट्रांजैक्शन सिस्टम को इस तरीके से स्केल करा और इतना कॉस्ट एफिशिएंट बनाया, टाइम एफिशिएंट बनाया। दिस इज रिपल, दिस इज XRP। तो ऐसे ही बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये फाइनेंशियल इन नेचर है, बट ये एक प्रोजेक्ट है जो पैसा कमाते हैं। जैसे इथेरियम ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिस प्लेटफॉर्म को यूज करके यू कैन बिल्ड योर ओन क्रिप्टो करेंसी। अच्छा, आज लेट्स से कि आप
एक वेबसाइट बनाना चाहते हो और आपको नहीं पता वेबसाइट कैसे बनानी है, तो शॉपिफाई एक वेबसाइट है जो कि एग्जिस्ट करती है, ई कॉमर्स वेबसाइट। आप उस पर जाओ और आप उसके टेम्पलेट्स यूज करके अपनी वेबसाइट बना सकते हो। तो एक वेबसाइट है जिसको यूज करके आप वेबसाइट बना सकते हो। तो इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी है जो अपनी ब्लॉकचेन प्रोवाइड करती है दूसरे प्रोजेक्ट्स को कि वो उस इथेरियम की ब्लॉकचेन यूज करके अपनी क्रिप्टो करेंसीज क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स से कि मैंने अपना एक कॉइन क्रिएट कर लिया अपने नाम से YG। अब वो YG कॉइन मैंने इथेरियम की ब्लॉकचेन पे बनाया, तो मतलब जब मेरे को आपको कॉइन ट्रांसफर करना है तो मैं इथेरियम की ब्लॉकचेन से ट्रांसफर कर रहा हूँ। व्हेन आई ट्रांसफर आई पे सम फीस, तो वो इथेरियम की अर्निंग है। तो इथेरियम इस तरीके से और पैसा बना रहा है एक प्रोजेक्ट। अब प्रॉब्लम क्या है कि होता है ना कि आपका जो एक पूल है उसमें कई बदनाम लोग भी हैं, तो पूरा ही पूल बदनाम है। ऐसे कुछ लड़के खराब होते हैं, बट हर किसी लड़के की वही इमेज से देखा जाता है। तो क्रिप्टो करेंसीज में एक बहुत मेजर पार्ट, मतलब मोर देन 80% ऑफ द पूल इज वेस्ट। अच्छा। और जो 20% पूल है ना वो अच्छा है अगर आप उसको आइडेंटिफाई करो। स्टॉक मार्केट 90s में अगर आपको आज मौका मैं बोल दूं कि भाई आपको रिलायंस, ये इन्फोसिस वगैरह ये शेयर में 90s में जो 91 पे प्राइस था, आपको मौका मिल जाए खरीदने का, तो आप क्या करोगे? आप खरीदोगे, पागलों की तरह खरीदोगे। बिल्कुल। तो ये कुछ करेंसीज के साथ आज वही मौका है। अब जैसे कोई एक नई करेंसी आ रही है मार्केट में, ठीक है, सपोज करिए आपने एक बना दी YG करेंसी, ठीक है। अब ये ऑथराइज कैसे होगा कि क्या, जैसे बिटकॉइन से मैं सुनता हूं कि आजकल हम बहुत सारी चीजें परचेज कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, हम कुछ परचेज करने के लिए क्रिप्टोस यूज कर सकते हैं। तो क्या सारी करेंसीज हम यूज कर सकते हैं, या ये कंपनीज कुछ करेंसीज को अथॉरिटी देती हैं, या ये ऑथराइज्ड कैसे होते हैं कि अब ये ट्रेडेबल है? ये रिसीवर की मर्जी है। अच्छा। एक करेंसी लीगल टेंडर बनती है, जैसे रुपीज इंडिया में लीगल टेंडर है, ठीक है। मतलब इफ आई से कि मैं आपको रुपीज दे रहा हूँ, यू कैन नॉट डिनाई। आप मेरे को ये नहीं बोलोगे कि यश मैं आपसे रुपीज नहीं लूंगा, आप मेरे को डॉलर में पेमेंट करो। बिल्कुल। लीगली यू कैन नॉट डिनाई मी, नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं आपको बिटकॉइन में पेमेंट करने के लिए कह रहा हूँ, आप मेरे को लीगली डिनाई कर सकते हो। हाँ। मतलब बिटकॉइन लीगल टेंडर नहीं है। और ये ऐसा ही अभी किसी भी कंट्री में नहीं, सिर्फ एक कंट्री में, एल साल्वाडोर जो साउथ अमेरिकन कंट्री है, जिसमें वो लीगल टेंडर है कि आप मना नहीं कर सकते। अब अगर मैं रिसीवर हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि यार मैं आपसे ना पेमेंट ले लूंगा बिटकॉइन के अंदर, तो वो मेरी मर्जी है कि मैं किस करेंसी में लूंगा। अच्छा। तो लोगों को ज्यादा ट्रस्ट बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ये जो 3 सबसे मेजर करेंसीज हैं, इन्हीं के ऊपर है। अच्छा। तो जनरली जो रिसीवर्स हैं वो इन्हीं करेंसीज में पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। इसी वजह से कई आजकल जो वर्ल्ड वाइड वेबसाइट एग्जिस्ट करती हैं उनमें आप इन करेंसीज में पेमेंट कर सकते हो। क्योंकि वो उसको इमीडिएटली डॉलर में या जो भी उधर की लोकल करेंसी है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फिर बाकी दूसरी करेंसीज को हम क्यों खरीदें, या क्यों ट्रेड, या सिर्फ ट्रेड करने के लिए खरीदें? ट्रेड तो आप देखो किसी भी करेंसी में कर सकते हो। व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, एवरी करेंसी हैज अ प्रोजेक्ट ऑफ इट्स ओन। जैसे डोज कॉइन की आप बात करो, डोज कॉइन का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, वो सिर्फ एक बंदे के नाम पर ऊपर चढ़ गया। वो कोई प्रोजेक्ट नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है। बाकी बहुत सारी करेंसीज ऐसी हैं जो इस वर्ल्ड में कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। वो कोई गेमिंग कॉन्सेप्ट पे बनी हुई है, AI बेस्ड बनी हुई है। जैसे टेलीग्राम है, टेलीग्राम की भी अब खुद की क्रिप्टो करेंसी है, टॉन। अच्छा। तो इसी तरीके से टेलीग्राम ने लॉन्च करी एंड टॉन इज गोइंग सो गुड। बहुत अच्छी रैली उसमें आई, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं। टॉन को यू विल यूज एज अ पेमेंट गेटवे इन टेलीग्राम। इसी तरीके से आगे चल के मे बी व्हाट्सएप भी निकाल दे, मे बी इंस्टाग्राम भी अपने कोई करेंसी निकालेगा। ये सारे लाइन, फेसबुक, ये सारे भी हो सकते हैं अपनी अपनी करेंसी डेवलप करे। सो ये करेंसीज का कोई ना कोई यूज है, किसी ना किसी जगह पे यूज है। जैसे मैंने आपको XRP का यूज बताया, तो किसी ना किसी जगह पे यूज है। अब मार्केट खराब कब होती है कि जैसे एक शेयर का IPO आता है ना, एक करेंसी का भी ICO आता है। ICO, इनिशियल करेंसी ऑफरिंग। ये भी करेंसियां भी मार्केट में एक IPO की तरह आती है। इनका भी एक व्हाइट पेपर होता है जिसमें करेंसी के बारे में सब कुछ लिखा होता है, उसके डिटेल्स लिखे होते होंगे कि ये बैकएंड पे करती क्या है कंपनी। हाँ जी। आप वो कॉइन मार्केट कैप पे जाओगे, आपको सब मिलेगा। अच्छा। अब आप डोज कॉइन के बारे में पढ़ोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। आप किसी भी मीम कॉइन के बारे में जाके पढ़ोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मीम कॉइन्स ऐसी चीज हैं जो बहुत छोटी क्वांटिटी से पंप हो जाता है। अब
मतलब ये हर्षद मेहता स्कैम चलता है, सिंपल सी चीज है, एक खोखली चीज को बड़ा बना देना। अब आज आपने और मैंने मिलकर ना एक करेंसी बनाई, आज अभी हमने उसका लॉन्च प्राइस रखा $1। अब मैंने आपको बोला कि मेरे से एक कॉइन $2 में आपने खरीद लिया, फिर मैंने वही कॉइन आपसे $3 में खरीद लिया, प्राइस तो ऊपर चला गया 200%। बिल्कुल सही है, लोगों को दिख रहा 200% ऊपर चली गई। हमने खरीदा कितने का है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद मैंने उसको मैन्युपुलेट करना शुरू करा, मैंने उसमें फंड्स डालने शुरू करे, मैंने बहुत मेजर बाइंग करी, तो उनको फिर वॉल्यूम्स दिखनी शुरू हुई कि यार इसमें तो यार $1 मिलियन की बाइंग हो गई है। लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, मेरे $1 मिलियन देख के लोगों ने 5, 10, $20 मिलियन की बाइंग आ गई, वो प्राइस $1 से $10 पहुंच गया और मैंने वहां बेच दिया। यानी कि बहुत हद तक यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आप किसी ट्रैप में फंस सकते हैं। 100% लोग फंसते हैं, पॉन वेबसाइट्स जो यूज करते हैं, उधर पेमेंट करना। अब कोई फेक पॉन वेबसाइट है, आपने उधर पेमेंट करी। क्रिप्टो करेंसी से लोगों ना डर है कि वो हैक हो जाती है। क्रिप्टो करेंसी इज द सेफेस्ट मोड, वो हैक हो ही नहीं सकती, आपके साथ स्कैम हो सकता है। आपने कोई पॉन वेबसाइट आप यूज कर रहे हो, आप ऐसी कोई फिशी वेबसाइट यूज कर रहे हो, वहां पर आपसे किसी ने पेमेंट मांगी, आपने ओपनली अपने सारी वॉलेट की डिटेल्स दे दी, अपने एक्सचेंज की डिटेल्स दे दी, आपके साथ हो गया स्कैम, पूरी करेंसी गायब हो गई। वरना आपका वॉलेट कहीं जा ही नहीं सकता, उसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, आपका पासवर्ड, देन योर मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी और ऑथेंटिकेटर्स, आपकी ये सारी चीजें इन प्लेस है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। ऑल इन ऑल अगर मैं इसको अब रैप अप करूं कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज है जो रिस्की है, बट ऑब्वियसली जो चीज रिस्की है वो ज्यादा से ज्यादा हमें रिवॉर्ड देगी। अगर हम करेंसी को समझें, पढ़ें। अब टेलीग्राम के बारे में मैंने आपको बताया, टेलीग्राम ने करेंसी निकाली, मेरे को बिना पढ़े भी समझ आ रहा है टेलीग्राम ने निकाली है। मीम कॉइन नहीं होगा, कोई फालतू प्रोजेक्ट नहीं होगा, तो मैं उस पर फोकस करूँ ना। बिल्कुल सही है। एक करेंसी भी मेरे को एक कुत्ता बना हुआ दिख जाता है, डोज कॉइन, शिबा इनू, ये सारे मेरे को मीम कॉइन्स उस पर अलग अलग बनने हुए दिख जाते हैं, तो मैं वो कर लेता हूँ बाय बिना सोचे समझे, क्योंकि मेरे को दिख रहा है लोगों को वो ऊपर जाएगा, तो वहां पर लोग नुकसान करते हैं। You can never make money in things like this क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है। The person who bought Bitcoin made money, चाहे उसने डोज कॉइन भी खरीदा होगा ना, किसी बंदे ने सामने बहुत छोटे प्राइस पर बहुत बड़े प्राइस में बेचा होगा, उसके पास पैसा टिका नहीं होगा, क्योंकि वो एक ऐसा मेथड नहीं है जो जिससे वो हर बार पैसा कमा लेगा। वो एक बार ही कमा लेगा, 2 बार ही कमा लेगा। अगर आज मैं किसी ना समझ के हाथ में $1 करोड़ दे दूं, उसको समझ नहीं आएगा वो क्या करेगा, वो उसको उड़ा देगा। बट वही अगर मैं 1 करोड़ किसी समझदार के हाथ में दूंगा, उसको 1 का 2 का 5 का 10 बनाएगा। तो बिटकॉइन में जिस बंदे ने पैसा कमाया, उसको नॉलेज है, उसके माइंड में स्टेबिलिटी है कि मेरे को डोमिनेंट चीज के साथ ही जुड़े रहना है, वो उसी तरीके से चलेगा। और जो इन सब चीजों में फंसा रहेगा, वो 1-2 बारी पैसा कमा लेगा और 10 बारी लूज करेगा। बिल्कुल सही है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑल ओवर। बिल्कुल सही है। तो अब ये जितनी भी करेंसीज होती है, तो बहुत सारी ऐसी भी करेंसीज होती होंगी जहाँ पे अब आपने भी पैसा लगाया होगा और वो पूरी फेल हो गई करेंसी। 100% बहुत सारी। देखो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक कॉन्सेप्ट है। आई ट्रेड क्रिप्टो करेंसीज, आई ऑल्सो इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज, बट अकॉर्डिंगली यू हैव टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो। एक बैलेंस होता है। जब मैंने आई वेंट टू NSE फॉर माई डिप्लोमा, NSE की अकेडमी, तो वहाँ पर हमें बड़ी अच्छी चीज़ पढ़ाई जाती थी कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाओ। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, तो मैं अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं? 60% ऑफ माई पोर्टफोलियो शुड ऑलवेज बी इन सेफ एसेट्स। बिल्कुल। 40% पोर्टफोलियो मेरा रिस्की एसेट्स में जाएगा। अब इसको मैं 70-30 भी कर सकता हूँ। मेरे रिस्क एपेटाइट, मेरा रिस्क एपेटाइट क्या होता है? मेरा तो बड़ा सिंपल कहना है कि 100 साल में से अपनी उम्र को घटा दीजिए जी। आपकी उम्र अगर 30 साल है तो 30% जो है आप सेफ एसेट रखिए और 70% आप रिस्की एसेट। ये अच्छी कैलकुलेशन है। 50-50 हो गया तो 50-50 कर लीजिए आप उसको, है ना? अच्छी कैलकुलेशन है। बट अब जो मैंने 16% अपना पैसा सेफर उसमें लगाया, सेफर बेट मतलब जैसे मैं अगर क्रिप्टो करेंसी में पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, मैंने 60% पैसा बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना में लगाया। 40% पैसा मैंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो कि अभी स्टार्ट हुए हैं, जिनका फ्यूचर अभी बढ़ सकता है आगे, उन पे लगाया। अब लेट्स से कि उस 40% से आई लूज मनी इन 30% और 10% मेरा बचता है, बट वो मेरे को 10% बहुत फायदा दे देता है, जो मेरा बाकी का 30% भी रिकवर कर जाता है और मेरे को प्रॉफिट भी दे देता है। डाइवर्सिफिकेशन करना। लेट्स से कि कभी मेरा पूरा 40% चला गया, बट वो 60% ने मेरे को ईयर ऑन ईयर इतना प्रॉफिट दिया कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर हो गया और मैंने थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लिया। बिल्कुल। और बेस्ट केस सिनेरियो जो आपके साथ होगा, अगर आप उसको
साइकोलॉजिकली अगर आप उसको ढंग से फॉलो करते हो जो 100% होगा कि वो 60% आपको एक प्रॉफिट देगा और वो 40% आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा, क्योंकि आपके मन में लालच नहीं है। आपने अब लोग क्या करेंगे, अगर मैंने आपको बता दिया कि आप ना बिटकॉइन में पैसा डालो, वो आपको साल का 20% दे सकता है 5 साल की एवरेज लगाएंगे तो, और आप एक ये डोज कॉइन में पैसा डालो, वो आपको साल का 100% दे सकता है, मतलब 5 साल में हर साल 100% भी दे सकता है। अब अगर आप क्या करोगे, आप मेच्योर्ड, आप मार्केट में इतने सालों से हो, आप क्या करोगे, आप बिटकॉइन में अपना 60-70% लगाओगे, बाकी आप डोज कॉइन में लगा दोगे। और हम लोग जो जिन लोगों ने इस मार्केट में जो नुकसान खाते हैं और जो गालियां देते हैं, वो क्या करेंगे, वो 80% डोज कॉइन में लगा देंगे, 90% डोज कॉइन में लगा देंगे, और बाकी का 10-20% वो बिटकॉइन या मे भी डाइवर्सिफिकेशन करें ही नहीं, पूरा जीवन की कमाई उठा के एक ही जगह पे। अब वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा है और फिर वो लॉस होगा तो फिर उनकी कंप्लेंट होगी। डाइवर्सिफिकेशन तो बहुत ज़रूरी है, चाहे हम जीवन के किसी भी स्टेज में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से। अगर हम क्रिप्टो भी करने जा रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि हम अपने पूरे जीवन की कमाई क्रिप्टोज में ही इन्वेस्ट करें, या स्टॉक मार्केट में करें। ज़रूरी नहीं कि स्टॉक जीवन में जितना ज़रूरी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है, उतना ही ज़रूरी है फिक्स डिपॉजिट होना भी ज़रूरी है। राइट, उतना ही ज़रूरी है आपके पोर्टफोलियो में ETF का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको पूरे टाइम में बचाएगा। उतना ही ज़रूरी है आपके पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट होना। रियल एस्टेट में भी आप कुछ काम करते हैं, रियल एस्टेट। सो सी आई फिगर्ड व्हेन, जैसे मैंने आपको बोला कि एक सैचुरेशन होती है हर एक ट्रेडर की, क्योंकि एक कैपिटल व्हेन यू अचीव अ सर्टेन कैपिटल, उसके बाद आपको लगता है वो कैपिटल हर किसी के लिए डिफरेंट है। सो दैट इज वाई मैं नंबर नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे लिए वो अलग है, आपके लिए वो अलग है, क्योंकि हमारी एज भी डिफरेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है हमारी लाइफ की। बट यू व्हेन यू रीच अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल, जिसमें आपको लगता है कि यार ये एक बड़ा अमाउंट है टू ट्रेड, सो देन यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अब लोग सोचते हैं कि यार कि आप पढ़ाते क्यों, आप ट्रेडिंग से पैसा तो कमा रहे हो। स्कूल में जब आप जाते हो वहाँ पे भी तो फीस भरते हो ना, कॉलेज में जाके आप ग्रेजुएशन में फीस भरते हो ना, और जो उस कॉलेज का ओनर है वो और भी बिजनेस करता है, तो उससे तो नहीं पूछते कि कॉलेज क्यों चला रहा है। आप एक सर्टेन पॉइंट जब पहुंचो तो देन यू हैव टू ओपन, मेरे को ऐसा लगता है कि आप डिफरेंट बिजनेस सोर्सेज की ट्रेडिंग, लोगों को लगता है ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा है कि आप कहीं पर भी जाकर ट्रेडिंग कर सकते हो। मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा है कि आप ट्रेडिंग के साथ कोई और भी काम कर सकते हो, वो आपको ये फ्रीडम देता है। तो वो फ्रीडम मेरे को मिली। आई स्टार्टेड डिफरेंट बिजनेसेस एंड 2021 से मैंने अलग अलग बिजनेसेस करने शुरू करे। ट्रेडिंग से मेरे को वो इनकम आई, उसने मेरे को फ्रीडम प्रोवाइड करी, वो कैपिटल दी। So then I started different businesses, and one was investing in real estate market. Real estate in India is massively growing. India एक इतनी high population वाली जगह है, and ऐसी जगह में लोगों को लैंड लिमिटेड है लोगों के पास। इंडिया तो बड़ा हो नहीं सकता ना, इंडिया बड़ा नहीं, लोग तो बढ़ते जा रहे हैं, तो 150 करोड़ हो गए। लोग तो बढ़ते जा रहे हैं, लैंड उतना का उतना ही है। तो जब सप्लाई लिमिटेड हो जाती है, बेसिक रूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जब सप्लाई मेरे पास लिमिटेड हो जाएगी तो डिमांड बढ़ती जा रही है, तो प्राइस बढ़ता रहेगा। तो वही लॉजिक से और इंडियन माइंडसेट से कि जमीन देखो सामने तो अच्छी लगती है। सो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, जो कि बहुत अच्छा मेरे को जिसने रिटर्न दिया। प्लस फॉर माई एज देयर इज अ साइकोलॉजी दैट आई हैव टू मेंटेन। व्हेन आई मेक मनी एवरी मंथ, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेव समथिंग। अगर मैं 1 लाख रुपए रोज कमा रहा हूँ तो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि महीने का कमा रहा हूँ तो डिफिकल्ट होगा मैं उसमें से कुछ बचाऊं। बट अगर एक इलिक्विड एसेट में वो पैसा घुस जाए तो मैं उसको खर्च नहीं कर पाऊंगा, जिसकी वजह से मेरी सेविंग्स हो जाएगी। तो अगर मैं क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं उसको होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। ये एक ह्यूमन नेचर है। मेरे को पता है कि आज बिटकॉइन जाएगा $5 लाख 5 साल बाद, मैं उसको होल्ड नहीं कर पाऊंगा। मैं थोड़ा बहुत होल्ड कर लूंगा, बट मेरे को लगता है यार मेरे को सारे ही अपनी पोर्टफोलियो को होल्ड करने से मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरा कहीं ना कहीं जाके तो एक मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी अभी एज ऐसी है कि मेरे को चाहिए बहुत तेजी से। वो मैच्योरिटी 8-10 साल बाद आएगी, फिर आप होल्ड करना भी शुरू कर फिर मैं सोचूंगा यार मेरे को अब अपने लिए नहीं करना, अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए करना होगा। फिर मैं आराम से करूंगा कि भाई चल इसके लिए तो इसके 20 साल के बाद इसके लिए है, तो इसके लिए होल्ड करो। बट अभी मेरे पास वो रीजन नहीं है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट ने ना मेरे को होल्डिंग पावर दी, क्योंकि अगर मैंने रियल एस्टेट में पैसा डाल दिया तो ये लिक्विड एसेट में चला गया, जो कि मैं आज मन चाहे तो नहीं बेच सकता। आज मेरा मन चाहेगा बिटकॉइन बेचने का, मैं उठाऊंगा, विद इन 10 सेकेंड्स वो बिक गया। आज मेरी जो प्रॉपर्टी है वो नहीं बेच पाऊंगा, तो वो मेरा पैसा जो है
सेव करके रखेगा, ग्रो करेगा। प्लस ये पहला मेरा मेजर रीजन है। बट अगर मैं एज ए इन्वेस्टर देखूँ, कई लोग ये मानते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं चाहिए, रेंटल हाउस इज गुड। मैं ये मानता हूँ कि कोई अगर आप ट्रेडर हैं, ट्रेडर पैसा कैसे कमाता है? ट्रेडर का एक लॉजिक होता है लेवरेज। $1,000 उसके पास है, वो ट्रेड ले रहा है $5,000 का। अब अगर मेरे को पता है कि मेरे पास 1,000 रुपए हैं और मैं कंफर्म 200 रुपए कमा सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? मैं 20% कमा सकता हूँ। मैं 1,000 रुपए का और लोन ले लूंगा, मेरे पास 2,000 रुपए हो गए। जो 1,000 रुपए का लोन लिया उसमें मेरे को 10% की किस्त देनी है, बट अब मेरा रिटर्न हुआ 2,400। मेरा आगे मेरा अकाउंट 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मैं 20% कमा रहा हूँ। 100 रुपए का मैंने इंटरेस्ट दे दिया, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 300। मेरी एक्चुअल कैपिटल 1,000 ही थी, तो मेरा 20% से रिटर्न बढ़ के अब 300% पे आ गया, क्योंकि मैंने एक रिस्क लिया, एक लेवरेज ली। इसी तरीके से प्रॉपर्टी में भी आपको लेवरेज मिलती है, रियल एस्टेट मार्केट में भी आपको लेवरेज मिलती है। आजकल इंडिया भी एक वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहा है, जहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स मार्केट में आते हैं। 5 साल में प्रोजेक्ट बन के रेडी होगा, आपको आज बुकिंग अमाउंट देना है, 5 साल आपके पास है पेमेंट करने के लिए। अब आज के प्राइस में मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है जिसकी पेमेंट मैं 5 साल में करूंगा, और 5 साल तो प्राइस बढ़ता रहेगा, ऑब्वियसली बढ़ता रहेगा। अगर मैं 1 साल बाद भी उसको किसी और को ही बेचना चाहूंगा ना, उस बुकिंग को, तो मैं 1 साल बाद के प्राइस पे बेचूंगा। बिल्कुल सही है। तो मैं आई एम अर्निंग समथिंग। तो यहाँ पर भी लेवरेज है, बट वो थोड़ी सी एक अलग तरीके से तो हम उसको समझ नहीं पा रहे। बट इन्वेस्टमेंट के मामले में लेवरेजिंग के बारे में मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लेवरेजिंग आपको इनेबल करती है ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ लेवरेजिंग की वजह से आपके रिस्क भी इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे कि आपके पास 1,000 रुपये हैं, आप 1,000 रुपये की वजह से ट्रेड कर रहे हो, और आप सपोज करो उससे 20% की अर्निंग कर रहे हो, या 20% का उसमें रिस्क ले रहे हो। तो 20% की अर्निंग या 20% का रिस्क पर 200 रुपये की अर्निंग या 200 रुपये का रिस्क, यानी कि आपका लॉस होगा तो सिर्फ 200 रुपये का होगा। लेकिन अगर आपने उसको लेवरेज करके डबल किया 2,000 रुपीज़, तो वो जो बचा हुआ 1,000 रुपये आपके पास है, वो आपका पैसा नहीं है, वो लेवरेज्ड पैसा है। अब आप 20% का रिस्क ले रहे हो, तो आपका रिस्क 400 रुपीज़ का हो गया। अगर आप उसको 1,000 रुपये में देखोगे तो आप 40% का रिस्क ले रहे हो। तो इस बात का ख्याल आपको रखना 100% लोग, अच्छा लोग ना, ये बड़ी फनी चीज़ है। तभी जब मैंने अभी समझाया ना, मैंने वो एक वर्ड बोला कि आपको कंफर्म है कि आप 20% कमा सकते हो। ये मैंने क्यों बोला, इसका लॉजिक समझा देता हूँ मैं। बिटकॉइन में आज लेवरेज बहुत अच्छी मिलती है। लेट्स से मेरे पास $10,000 है और $1,00,000 का बिटकॉइन है। मैंने 10x लेवरेज लेके बिटकॉइन खरीद लिया एक। अब मैंने ऊपर का तो सारा लोन अमाउंट है। सिंपल सी चीज़ है, अगर बिटकॉइन 1,00,000 से $1,10,000 चला गया, तो मेरे पास $10,000 का प्रॉफिट चल रहा है। मतलब मेरा अकाउंट अभी पूरा 100% प्लस है एक ही ट्रेड पे। नेगेटिव साइड समझते हैं, ये बड़ा ना एक्साइटिंग सी चीज लगती है कि 1,00,000 से 1,10,000 चला गया ना, 100% कमा रहा हूँ मैं एक ही ट्रेड पे, सिर्फ $10,000 डाल के मेरा $10,000 का प्रॉफिट है। अब रियलिटी चेक क्या है कि अगर वो 90 पे आ गया तो मेरा अकाउंट 0 है। एक चीज ऊपर जाती हुई आपको 100%, 200%, 500% भी दे सकती है। 0 होने के लिए उसको सिर्फ -100% चाहिए। 100% से नीचे कोई माइनस नहीं होता है। तो 10,000 पे आपका अकाउंट 0 है, आपके पास आप खत्म हो आप। तो आपको अपनी ट्रेडिंग पे कॉन्फिडेंस अगर है कि भाई मैं अगर 10 ट्रेड लूंगा, मेरे 6 से 7 ट्रेड सही जाएंगे, हर ट्रेड में जो मैं रिस्क लूंगा उसमें रिस्क लूंगा 100 रुपए का और मिनिमम रिवॉर्ड 200 रुपए का लूंगा। मेरी मैथमेटिक्स पूरी करेक्ट है कि मैं गलत नहीं हो सकता। आप ऑब्वियसली मार्केट से नहीं लड़ सकते। मार्केट आपको कोई कंफर्म ट्रेड नहीं दे सकती कि भाई तूने अगर बाय करा तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। आप कभी भी ऐसा कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। बट आप अपनी मैथमेटिक्स को समझ सकते हो कि मैंने 10 ट्रेड लेनी है, 10 में से 6 या 7 ठीक होने चाहिए। मैं ट्रेड वही लूंगा जिसमें मेरे को रिस्क से डबल रिवॉर्ड मिल रहा है, बिल्कुल मिनिमम। लेकिन यहाँ समस्या उसके लिए है ना जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ा हुआ है कि वो छोड़ के चली गई, उसने व्हाट्सएप पे लिख भी दिया कि नहीं आज के बाद मैं ऐसे बात नहीं करना, उसने ब्लॉक भी कर दिया, लेकिन फिर भी वो उम्मीद में है कि वापस आएगी। मार्केट नीचे जा रहा है, लॉस हुए जा रहा है, फिर भी उसमें और पैसा डाले जा रहे हैं, वापस आएगा। तो वो प्यार मोहब्बत वाला आदमी के लिए दिक्कत है ना। आप मर्सीलेस हो तो चलो ठीक है, आपने स्क्वायर ऑफ कर दिया पोजीशन। देखो ट्रेडिंग में समझता हूँ ना बड़ी मैथमेटिकल है, और वो वाली मैथमेटिक्स नहीं है जो कोर मैथमेटिक्स, एक सिंपल मैथमेटिक्स है, प्लस माइनस। 100 रुपए की चीज है, मैंने 100 पे खरीदी, मेरा स्टॉप लॉस 95 पे है, 95 आ गया,
मैं सोचता हूँ यार 90 पे आकर ना ऊपर जा सकता हूँ, होल्ड ही कर लेता हूँ। 90 पे आ गया, वापस 100 पे चला गया। अब दो बंदे हैं, एक ने 95 पे बुक कर लिया था, उसने 90 पे वापस खरीद लिया और वापस 100 आ गया। अब ये बंदा 5 रुपए प्रॉफिट में है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसने 5 रुपए का पहले लॉस लिया, फिर 10 रुपए का प्रॉफिट लिया। और वो दूसरा बंदा जिसने होल्ड किया था वो नो प्रॉफिट नो लॉस में, उसने पैसा नहीं कमाया क्योंकि वो होल्ड करके बैठा हुआ था। तो इफ यू सी द मैथमेटिक्स आल्सो ना, यू विल नेवर मेक मनी फ्रॉम होल्डिंग अननेसेसरी ट्रेड्स। वापस आते हैं क्रिप्टो पे जी। क्रिप्टो से हम क्या क्या खरीद सकते हैं? एज ऑफ टुडे, जैसे मैंने बोला कि जो रिसीवर आपसे एक्सेप्ट कर रहा है वो खरीद सकते हो, बट एज ऑफ टुडे देयर इज नथिंग इन इंडिया व्हिच यू कैन बाय फ्रॉम क्रिप्टो। इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में some in some areas you can buy कार्ड्स। जैसे दुबई में ऐसे कई कार डीलरशिप्स हैं जो क्रिप्टो करेंसीज में पेमेंट एक्सेप्ट करती हैं। कई रियल एस्टेट एजेंसीज हैं जो क्रिप्टो करेंसीज में पेमेंट एक्सेप्ट करती हैं। मतलब आप क्रिप्टो के एवज में आप रियल एस्टेट के भी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। वो रिसीवर के ऊपर बस डिपेंड करता है, बट देयर आर ट्रांजैक्शंस व्हिच आर डन इन क्रिप्टो करेंसीज। तो जैसे हमारे रुपया है तो हमको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, तो क्या क्रिप्टो से रिलेटेड भी ऐसे कुछ कार्ड्स होते हैं जहां आप स्वाइप कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं? इंटरनेशनल एक्सचेंजेस प्रोवाइड करते हैं, लाइक बाइनेंस, बाइबिट। जैसे अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, सो दे ऑफर यू कि आपके अकाउंट में कितना फंड है। अच्छा। देयर आर वीआईपी अकाउंट्स, अकाउंट स्टेटसेस जब आप अचीव करते हो, सो अच्छे तरीके से एक आपको एक इम्पोर्टेंस दी जाती है, आपको एक आरएम असाइन होता है, आपको क्रेडिट कार्ड्स, यू गेट योर डेबिट कार्ड, नॉट क्रेडिट कार्ड्स। तो आप उससे कहीं पर भी वर्ल्ड वाइड यू कैन स्पेंड इट। तो जैसे इफ आई एम राइट नाउ लेट्स से इन दुबई, तो वो दिरहम में स्पेंड करेगा। अच्छा। तो जो रिसीवर है जहाँ पे मैंने पेमेंट करी उसको पैसे दिरहम में मिलेंगे, और वो मेरे अकाउंट से क्रिप्टो वॉलेट से जो करेंसी मैं क्रिप्टो वॉलेट में ट्रेड करता हूँ, लेट्स से अगर वो डॉलर है तो वो डॉलर में करके कन्वर्जन अपने आप उसका। अच्छा, मतलब आपका क्रिप्टो बिकेगा, उसके एवज में आपको डॉलर्स मिलेंगे और उसके एवज में वहाँ दिरहम खर्च होंगे। राइट। ओके। अब मेरे को उसके अपने अकाउंट में डॉलर्स कुछ वेकेंट रखने होंगे, मैं उसी को स्पेंड कर सकता हूँ। ओके। सो वो अपने आप डायरेक्टली कन्वर्जन जो भी उस दिन का फॉरेक्स रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से इट विल कन्वर्ट एंड इट विल स्पेंड इट। ओके, इट मींस कि ये तो डायरेक्ट एक ट्रेडिंग ही हो गई, या कह सकते हैं डेबिट कार्ड ही हो गया सीधा। तो उस क्रिप्टो को आप डायरेक्टली यूज कर, बस आपके बैंक अकाउंट से नहीं कट रहे हो, डायरेक्ट आपके क्रिप्टो वॉलेट से आ रहे हैं। इट इज अ वेरी नाइस थिंग, पीपल यूज इट, आई आल्सो यूज इट। तो आगे चल के इसका तो एक्सपोजर और बढ़ेगा। राइट, एब्सोल्युटली बढ़ना चाहिए, क्योंकि मतलब ये कहीं ना कहीं एक लाइफस्टाइल जो है वो लोगों का इम्प्रूव करेगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि इंडियन लोगों बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। इंडिया के पास एक सबसे बड़ा एसेट है विच इज़ ह्यूमन रिसोर्स, जो किसी कंट्री के पास नहीं है इस टाइम पे। एंड एक ही कमी हमारे रह जाती है, लाइफस्टाइल मेंटेन करना, जो हम नहीं कर पाते। तो ये जो स्पेंडिंग है ये कहीं ना कहीं आपको वो एक फ्रीडम देगी। तो कुल मिला जुला के ओवरऑल हम एक कंक्लूजन वाले स्टेज में आते हैं कि क्रिप्टो में मुझे इन्वेस्ट करना है तो मुझे कहीं ना कहीं किसी ऑथराइज्ड ब्रोकर। अच्छा, इंडिया में भी कुछ ऐसी लिस्टेड कंपनीज हैं क्या स्टॉक मार्केट में जो क्रिप्टो मैनेज करती हूँ? नो, आई डोंट थिंक सो, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। बट इंडियन एक्सचेंज पहले मेरे को लगता था कि बहुत अच्छे स्केल पर ऑपरेट नहीं करते हैं। कुछ एक्सचेंजेस अच्छे नहीं भी रहे, एक्सपीरियंस रहा है, वजीलेक्स जैसे एक्सचेंज एक्सपीरियंस रहा है। But some of the exchanges like Delta is a good exchange. I feel पहले मेरे को वो भी नहीं पसंद था, but then I started using it, and now Indian exchanges are trying to match world standards. Okay. So now I also want कि हम इसको उस लेवल पर लेके जाएं, because इंडिया में क्रिप्टो कम्युनिटी को I want to bring Indian crypto community to next stage. बैक इन 2019-20 जब इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज को कोई बात नहीं करता था, उस टाइम पे मैं क्रिप्टो करेंसीज की अवेयरनेस फैला रहा था इंडिया में कि इन्वेस्ट नाउ। तब बिटकॉइन $3,000 पे था जब से मैं बोल रहा हूँ। अब ऑब्वियसली इसी तरीके से हम इन एक्सचेंजेस को भी बड़ा बनाएंगे तो होगा। एक शेयर स्टॉक मुझे याद आ रहा है, स्टैम्पेड कैपिटल करके है। अच्छा, स्टैम्पेड कैपिटल मेरे ख्याल से ₹100 का होगा, आई थिंक सो। तो वो शायद इंडिया में क्रिप्टोज को किसी एक्सचेंज के थ्रू मैनेज करता है। करते होंगे। मुझे 100% नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों पे ही शायद लिस्टेड है, या सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो वो लिस्टेड है, वो करता है शायद। अच्छा,
एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि क्या इंडिया की कोई ऐसी कंपनी है जिसका अपना क्रिप्टो कोई करेंसी है और बहुत वो सारी। अच्छी पॉपुलर है, ऐसे कुछ करेंसीज? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड, एंड बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करते हैं जिसमें वो करेंसीज बाहर बनी होंगी बट उनके फाउंडर्स इंडियन लोग हैं। जैसे मैटिक वाज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट फाउंडेड बाय अ इंडियन पर्सन। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको देखेंगे। टॉन की फाउंडिंग टीम में देयर इज अ इंडियन मेंबर। सो इंडियन पीपल यू विल सी ऑल ओवर दीज क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स। आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे लोग दिखेंगे जिन्होंने। इंडियन गवर्नमेंट के बारे में क्या लगता है? वो तो एकदम न्यूट्रल है क्रिप्टो के बारे में। So they are neutral, they are charging taxes and I feel that is fine, that is good. क्योंकि if they are charging taxes, they know that they are not bringing any law immediately. साइलेंट एक्सेप्टेंस कह सकते हैं टैक्सेस को, क्योंकि अभी वर्ल्ड में किसी ने भी एक प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं दी। तो इंडियन गवर्नमेंट टेकिंग अ स्टांस, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट कि इंडियन गवर्नमेंट इमीडिएटली एक स्टांस ले जहाँ पे वर्ल्ड में बड़ी बड़ी कंट्री, हम अभी डेवलपिंग कंट्री है, हमारे दूसरे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा जहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज ने स्टांस अभी तक नहीं लिया, तो इंडियन गवर्नमेंट भी नहीं ले सकती। बट एटलीस्ट दे हैव टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग, दे हैव टू स्टार्ट टेकिंग टैक्सेस ऑन योर इनकम। कुछ समय पहले बात चल रही थी कि इंडियन गवर्नमेंट भी अपना कुछ क्रिप्टो या ऐसी कुछ करेंसी लॉन्च करने वाली है या कर सकती है। So RBI I think was about to launch this CBDC तो है, CBDC तो लॉन्च हो चुका है। Something like CBDC तो रुपीज ही है, CBDC is not crypto. They wanted to launch, but I don't think that it will solve the problem because all in all, cryptocurrency is about decentralization. And if the government is launching something, it becomes centralized. So that will not be a success. But इंडियन गवर्नमेंट इज ऑब्वियसली प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स, जो कि जैसे हम पेटीएम गूगल पे आजकल इतना यूज करते हैं। इंडिया एट दिस पॉइंट हैज द हाईएस्ट वॉल्यूम इन डिजिटल पेमेंट्स। दैट इज समथिंग व्हिच इज ग्रोइंग, जो लोगों को नॉलेज दे रहा है, एक्सपोजर दे रहा है कि वो क्रिप्टो करेंसीज के बारे में नॉलेज रहे। बट आई डोंट थिंक कि इंडियन गवर्नमेंट अगर कुछ बनाती है ऐसा, जो कि बीच में बात हुई थी, इट विल बी सक्सेसफुल। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक सो मे बी वो ऐसी बस खबर रही होगी जो ऐसे ही बस आ गई, जिसका कोई सोर्स नहीं होगा। अभी ऑनेस्टली इंडियन गवर्नमेंट हैव बिगर प्रॉब्लम्स टू सॉल्व कि वो क्रिप्टो करेंसीज पे अभी आके ध्यान दे। CBDC इज ऑल अबाउट द रुपीज। जैसे हम UPIs के थ्रू डायरेक्टली रुपीज ट्रांजैक्ट करते हैं, तो CBDC का कॉन्सेप्ट कैसा है कि जैसे आपके पास UPI में पैसा है, ठीक है, आपके वॉलेट में पैसा है, आप उसको वापस अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और बैंक अकाउंट में डाल के फिर बैंक जाके उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। राइट, मतलब उसको आप रुपए में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं, आपके पास फिजिकल रुपीज आ जाएगा। तो CBDC एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इंडियन गवर्नमेंट का, जिसमें अगर एक बार आपने CBDC में रुपीज को कन्वर्ट कर दिया, फिर वो CBDC डिजिटल है, आप उसको बैंक से विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वो बैंक तो आप UPI टू UPI या डिजिटली वो करेंसी ट्रांसफर होती रहेगी। तो ये कॉन्सेप्ट तो नोट्स का जो चलन है उसको कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए या कम करने के लिए बट ये कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट वैसे भी सक्सेसफुल रही है इस मिशन में। हाँ, कि अब प्रैक्टिकली इफ यू विल सी जो नोटों का हमारा एक्सचेंज है वो कम होता जा रहा है। अभी मेरी जेब में लिटरली 500 रुपए से ऊपर नहीं होते कैश में। तो सालों हो गए कि पॉकेट में दिरहम पड़े हुए हैं लेकिन इंडियन रुपीस नहीं पड़े। 500,000 रुपए से ऊपर मेरे वॉलेट में कभी भी कैश नहीं होता। आई यूज पेटीएम, गूगल पे, हर जगह चलता है एंड दैट इज फाइन एंड बहुत स्मूथ ट्रांजैक्शन है, कहीं पर भी चलता है। आप लिटरली इस टाइम पे रोड साइड कोई शॉप होगी वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप रिक्शा में बैठ जाओ वो भी पेटीएम यूज कर रहे हैं। तो मतलब वी डोंट नीड इट नाउ। क्या लगता है कभी क्रिप्टो का भी ऐसा टाइम आएगा? 100% आएगा, बिल्कुल आएगा। एक एवोल्यूशन होगा, हर 100 साल में करेंसीज को हम न्यू करेंसी सिस्टम को हम एक्सेप्ट करते हैं। 1900 में सन 1900 के आसपास $1 बराबर ₹1 हुआ करता था और आज ₹1 में $83 रुपीज में कहीं जाके 84 रुपीज में $1 हो रहा है। राइट, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। हालांकि ये जियोपॉलिटिकल में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चेंजेस हर 10 साल, 15 साल, 20 साल में होते रहते हैं। तो आज क्रिप्टोज के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, समझी यश गुप्ता जी से। उम्मीद करता हूँ आपको भी क्रिप्टो का एक बेसिक जो नेचर है, बेसिक जो लुक एंड फील है, कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, इसके बारे में बहुत सारी बातें पता चली होंगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको हमारी ये कन्वर्सेशन, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और यश गुप्ता जी को आपको फॉलो करना है तो इनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप इनको वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं और क्रिप्टोज के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, रियल एस्टेट के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।